हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग हिंदी के क्वेश्चंस करेंगे और यहाँ पे 45 क्वेश्चंस मैंने हिंदी के सिलेक्ट किए हैं, जो कि आपके वीडियो एग्ज़ाम के सिलेबस के अनुसार ही यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। तो ये आपके वीडियो एग्ज़ाम के लिए या कोई भी अन्य परीक्षा जहाँ पे हिंदी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है वांग्मय का संधिविच्छेद क्या होगा। वांग्मय का संधिविच्छेद बताना है, वाक्धन में होगा या वाग्धन में या वाग्धन में या वाग्धन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वाग्धन में। वाग्धन में हो जाता है वांग्मय। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वांग्मय। और इसका संधिविच्छेद क्या होता है? वाक धन में। तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी? तो इधर भी आप देखेंगे व्यंजन है और इधर भी व्यंजन है, क्योंकि यहाँ पे का के नीचे हलंत है, तो यानी कि इसमें स्वर नहीं है। तो दोनों साइड अगर व्यंजन होते हैं तो होती है व्यंजन संधि। यहाँ पे व्यंजन संधि हो जाएगी। और यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है? तो दोस्तों, यहाँ पे किसी भी वर्ग का अगर प्रथम अक्षर है, किसी भी वर्ग का प्रथम अक्षर का मेल यदि होता है माँ से या ना से, तो जो वर्ग का प्रथम अक्षर है वो परिवर्तित हो जाता है उसी वर्ग के पंचम अक्षर में, उसी वर्ग के पंचम वर्ण में जो है परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा का जो है ये का वर्ग का प्रथम अक्षर है और इधर माँ है। इधर माँ होता या ना होता तो यही रूल लग जाता। तो यहाँ पे जो है वाग्धन में अब का जो है परिवर्तित हो जाएगा अपने ही वर्ग के पंचम अक्षर में, और का वर्ग का पंचम अक्षर कौन सा होता है? अंगा। तो यहाँ पे अंगा आ जाता है। ठीक है, का की जगह अंगा आ जाएगा, तो यहाँ पे वांग्मय हो जाता है। इसी तरह से जैसे कि सत धन मार्ग, सत धन मार्ग, तो यहाँ पे जो है इधर माँ है और इधर तावर का प्रथम वर्ण है, तो यहाँ पे यही रूल लग जाएगा। और तावर का यहाँ पे प्रथम अक्षर है, ये परिवर्तित हो जाएगा अपने वर्ग के पंचम अक्षर में। तो ता धा ता था दा धा ना, यानी कि यहाँ पे ना आ जाएगा, आधा ना हो जाएगा, क्योंकि हलंत के साथ है। तो यहाँ पे चाहे हम आधा ना इस तरह से लिखें या जो है आधा ना ऐसे लिख सकते हैं, और फिर जो है मार्ग ऐसे उतार लिया जाएगा तो सन्मार्ग हो जाएगा। या जो है इसी तरह सठ मास, सठ धन मास क्या हो जाएगा? यहाँ पे टावर का प्रथम अक्षर है और इधर माँ है, तो इधर जो है शा और टावर का पंचम अक्षर आ जाएगा, तो अड़ा, और आधा आएगा क्योंकि यहाँ पे हलंत है, और यहाँ पे मास आगे लिख दिया जाएगा, तो सन्मास, सन्मास इसको पढ़ सकते हैं, सन्मास। तो यहाँ पे जो है ये हो जाएगा सन्मास इसका। इसी तरह से जो है उन्नति, उत धन नति होता है उन्नति। तो यहाँ पे टावर का प्रथम अक्षर और इधर ना, तो यही रूल लग जाएगा। क्या बन जाएगा? यहाँ पे टावर का पंचम अक्षर आएगा और फिर जो है नति, उन्नति। तो इस तरह से हम आसानी से इसको कर सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है, यह है अस्त्रीकरण का विलोम शब्द क्या होगा? अस्त्रीकरण का विलोम क्या होगा? निरस्त्रीकरण या यंत्रीकरण या वस्त्रीकरण या शस्त्रीकरण? तो अस्त्रीकरण का विलोम हो जाएगा निरस्त्रीकरण। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, निरस्त्रीकरण। और इसके अलावा बताइए मुद्रित का विलोम क्या होगा? उन्मीलन का, उन्मीलन का विलोम क्या हो जाएगा? एकत्र का क्या होगा? और अज्ञ और आबाल। तो यहाँ पे मुदित, मुदित मतलब खुश, और इसका मतलब, इसका विलोम हो जाएगा खिन्न। मुदित मतलब खुश, खिन्न मतलब नाराज। उन्मीलन का विलोम क्या हो जाएगा? निमीलन। उन्मीलन का निमीलन हो जाएगा। एकत्र का हो जाएगा विकीर्ण। अज्ञ मतलब जो कुछ ना जानता हो, और विज्ञ मतलब जो सब कुछ जानता हो, तो अज्ञ का हो जाएगा विज्ञ। आबाल मतलब होता है जो उम्र में कम हो, यानी बालक अवस्था में हो, तो इसका हो जाता है वृद्ध। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, चंद्रमुखी में कौन सा समास है? चंद्रमुखी में समास बताना है कौन सा हो जाएगा? अव्ययीभाव या कर्मधारय या बहुव्रीहि या द्विगु? तो चंद्रमुखी में हो जाएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है? इसमें जो पद होते हैं दोनों, उनमें जो है विशेषण विशेष का संबंध होता है, विशेषण विशेष का संबंध हो सकता है,
या उपमेय उपमान का संबंध हो सकता है, उपमेय उपमान का संबंध हो सकता है, यानी पहला पद विशेषण होगा, दूसरा पद विशेष से होगा, या इसका उल्टा हो सकता है, विशेष से पहला पद और विशेषण दूसरा पद, और इसी तरह उपमेय पहला पद और उपमान जो है दूसरा पद हो सकता है, या इसका उल्टा भी हो सकता है, उपमान पहला आ जाएगा और उपमेय बाद में। तो यहाँ पे चंद्रमुखी, तो मुख जो है क्या हो जाएगा, ये जो है उपमेय हो जाएगा, चंद्र जो है उपमान हो जाएगा। तो उपमान और उपमेय का यहाँ पे संबंध है, इसलिए यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। उपमान कौन होता है, जिससे तुलना की जाती है, और उपमेय जिसकी तुलना की जाती है। तो यहाँ पे मुख की तुलना की जा रही चंद्र से, इसलिए यहाँ पे चंद्र जो है उपमान हो जाता है। तो यहाँ पे फिलहाल कर्मधारय समास हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दिया गया है मेरे हाथ में कलम है, वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की विभक्ति क्या होती है? तो इसकी विभक्ति होती है में या पर। अपादान कारक की विभक्ति क्या होती है? तो इसकी होती है से। और संप्रदान कारक की विभक्ति क्या होती है? तो संप्रदान कारक की विभक्ति होती है के लिए या को। और को जो है संप्रदान कारक की विभक्ति कब होती है? जब दान दिया जा रहा हो, कोई चीज़ दी जा रही हो किसी को, लेकिन वापस ना ली जाए। तो देने के अर्थ में जब को आता है, जब वापस ना लेना हो, तो वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। और अपादान कारक की विभक्ति मैंने बताया से, तो ये जो है दूर जाने के संबंध में होता है, दूर जाने के संबंध में या अलग होने के संबंध में। दूर जाने या जो है अलग होने के संबंध में अगर से आता है तो वहाँ पे अपादान कारक होता है। संबंध कारक की विभक्ति क्या होती है? इसकी जो है का या की या के, या जो है ना नी ने, ना नी ने, या रा री रे, जैसे मेरा, मेरी या मेरे। तो काकी के, नानी ने या रारी रे, ये जो है संबंध कारक की विभक्ति हो जाती है। तो मेरे हाथ में यहाँ पे आ गया, तो में जो है कौन से कारक की विभक्ति होती है? अधिकरण कारक। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, अधिकरण कारक। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार का विशेषण है? तो दोस्तों यहाँ पे जो है अगर हम बात करते हैं विशेषण की, तो इसके 4 भेद होते हैं। यहाँ पे चारों भेद दिए गए हैं। सार्वनामिक विशेषण, तो जब कोई सर्वनाम विशेषण की तरह कार्य करता है वो होता है सार्वनामिक विशेषण। जैसे कि यह लड़का मेरा भाई है, यह लड़का मेरा भाई है, या वो लड़का मेरा दोस्त है। तो लड़का यहाँ पे संज्ञा है, इसकी विशेषता बतला रहा है ये जो है विशेषता बतला है लड़के की कि यह लड़का मेरा भाई है। तो यह जो है क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। और फिर दिया गया है परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाण जो किसी संज्ञा की मात्रा का बोध कराते हैं, यानी परिमाण का बोध कराते हैं, वो होते हैं परिमाणवाचक विशेषण। और इसमें जो है 2 भेद हो जाएंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक और एक जो है निश्चित। तो निश्चित परिमाणवाचक जिसमें मात्रा निश्चित होती है, जैसे कि 2 किलो आलू या 3 लीटर दूध, तो ये जो है निश्चित में आ जाएंगे। अनिश्चित जिसमें मात्रा निश्चित नहीं होती, जैसे कि बहुत आलू या थोड़ा आलू या थोड़ा दूध, ये सब जो है अनिश्चित में आ जाएंगे। गुणवाचक में जो है ऐसे विशेषण जो किसी संज्ञा के गुण या दोष या आकार या रंग, दशा आदि का बोध कराते हैं, वो होते हैं गुणवाचक विशेषण। संख्यावाचक जो संख्या का बोध कराते हैं, और इसमें भी 2 भेद हो जाएंगे, निश्चित संख्यावाचक यानी निश्चित संख्या का बोध कराएंगे 1, 2 या 3, और इसके अलावा अनिश्चित संख्यावाचक, तो इसमें संख्या निश्चित नहीं होगी, जैसे कि कुछ या थोड़ा या बहुत, ये सब अनिश्चित में आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो है फिलहाल अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, अच्छे किस तरह का विशेषण है? तो सार्वनामिक विशेषण नहीं है, ये परिमाणवाचक भी नहीं है, ना ही संख्यावाचक है, ये हो जाएगा गुणवाचक, जो कि इसका गुण बता रहा है, बच्चे का गुण बता रहा है कि वो अच्छा बच्चा है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पे बता रहे हैं ओष्ठ महाप्राण और घोष व्यंजन कौन सा है। तो अगर हम बात करते हैं ओष्ठ की, तो ओष्ठ जो है कौन से होते हैं? पावर्ग के जितने भी व्यंजन होते हैं वो सभी ओष्ठ होते हैं, और इसके अलावा छोटा ऊ और बड़ा ऊ, दोनों ऊ और पावर्ग के सारे व्यंजन ये होते हैं ओष्ठ। महाप्राण की बात करते हैं तो महाप्राण जो है जो सम संख्या पे आते हैं, किसी भी वर्ग में जो सम संख्या पे आते हैं, यानी कि दूसरे और चौथे नंबर पे, वो होते हैं महाप्राण। और अल्पप्राण तो ये विषम संख्या पे जो आते हैं, यानी पहले, तीसरे और 5वें नंबर पे, वो होते हैं अल्पप्राण। और यहाँ पे घोष भी बता रहे हैं, घोष होना चाहिए। तो घोष कौन से होते हैं?
और अघोष कौन से होते हैं? तो सबसे पहले जो है अघोष की बात करते हैं। अघोष कौन से होते हैं? तो किसी भी वर्ग के जो पहले और दूसरे वर्ण होते हैं वो होते हैं अघोष, और घोष जो है तीसरे, चौथे और पांचवे वर्ण जो होते हैं वो होते हैं घोष। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं वा, तो वा जो है ये तो हो जाता है अंतस्थ। पा वर्ग का व्यंजन होना चाहिए, तो पा वर्ग का यहाँ पे भा है और फा है, बाकी ये ठा जो है टा वर्ग का है तो ये भी हट जाएगा, ये दोनों ऑप्शन हट गए। और इसके अलावा महाप्राण होना चाहिए, तो महाप्राण दूसरे और चौथे नंबर वाला होता है, भा जो है चौथे नंबर पे आता है और फा जो है दूसरे, तो ये दोनों महाप्राण है। अब हमें घोष देखना है कौन सा होगा, तो तीसरे, चौथे और पांचवे वाला होता है घोष, तो यहाँ पे चौथे नंबर वाला हो जाएगा भा, और बाकी फा जो है दूसरे नंबर पे है तो ये अघोष हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भा। भा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है अक्ल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ है। तो अक्ल के घोड़े दौड़ाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बुद्धि काम में लाना, तो बुद्धि काम में लाना इसके लिए मुहावरा हो सकता है अक्ल खर्च करना। मूर्खता दिखाना, इसके लिए मुहावरा क्या हो सकता है? इसके लिए हो सकता है अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना। घुड़सवार बन जाना, ये नहीं होगा। केवल कल्पनाएं करते रहना, अक्ल के घोड़े दौड़ाना, इसके लिए जो है अर्थ हो जाएगा इस मुहावरे का केवल कल्पनाएं करते रहना। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है आत्मत्याग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आत्मत्याग में उपसर्ग बताना है कौन सा होगा, गा या त्याग या आ या आत्म। तो उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगते हैं, तो यहाँ पे जो है उपसर्ग कौन सा होगा? आत्मत्याग में आत्म हो जाएगा, त्याग में आत्म लगा दिया गया तो आत्मत्याग हो गया। और इसके अलावा आत्म उत्सर्ग से बनने वाले शब्द हो जाएंगे आत्मज, आत्मज हो जाएगा। अज में आत्म लगाते हैं तो आत्मज हो जाता है। आत्मोत्सर्ग, उत्सर्ग में आत्म लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? आत्मोत्सर्ग, या जो है आत्मीकरण हो जाएगा, आत्मीकरण, या आत्मोद्धार हो जाएगा, आत्मोद्धार, या जो है आत्मोन्नति हो सकता है, आत्मोन्नति। तो ये सब जो है आत्म उपसर्ग से बनने वाले जो है कुछ शब्द हो जाएंगे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है मूर्धन्य अल्पप्राण घोष व्यंजन का उदाहरण है। तो मूर्धन्य और अल्पप्राण और घोष व्यंजन कौन सा है इसमें से? मूर्धन्य की बात करते हैं तो मूर्धन्य आपका जो है कौन सा वर्ग होता है? टा वर्ग। टा वर्ग के सारे व्यंजन मूर्धन्य होते हैं। और इसके अलावा टा वर्ग के अलावा अगर हम बात करेंगे तो री जो कि स्वर है, और इसके अलावा मूर्धन्य सा, तो ये जो है टा वर्ग के सारे व्यंजन और री और सा ये हो जाते हैं मूर्धन्य। और इसके अलावा अल्प प्राण भी होना चाहिए, तो मैंने आपको बताया था महाप्राण जो होते हैं वो दूसरे और चौथे नंबर वाले होते हैं। अल्प प्राण जो है जो विषम पे आते हैं, यानी पहले, तीसरे और पाँचवें नंबर पे। इसके अलावा घोष भी होना चाहिए, तो अघोष जो है पहले और दूसरे नंबर वाले होते हैं, और घोष जो है कौन से होते हैं? तीसरे, चौथे, पाँचवें वाले, तीसरे, चौथे और पाँचवें वाले। तो यहाँ पे ठा और डा ये तो टावर के हैं, लेकिन भा ये पावर का हो जाएगा, तो ये तो ऑप्शन से हट गया। धा ये टावर का हो जाएगा। और इसके अलावा अल्प प्राण बताना है, तो अल्प प्राण पहले, तीसरे और पाँचवें नंबर वाला। ठा जो है चौथे नंबर पे आता है, सॉरी दूसरे, ठा दूसरे नंबर पे है, तो ये तो महाप्राण हो जाएगा, यानी कि यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा डा। डा जो है टा ठा डा तीसरे नंबर पे है, और तीसरे नंबर पे तो घोष भी है और अल्पप्राण भी है और मूर्धन्य तो ही है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी पहाड़ी बोली नहीं है? कुमाऊनी, जौनसारी, बुंदेली और गढ़वाली। तो कुमाऊनी, जौनसारी और गढ़वाली ये तीनों पहाड़ी बोलियां हैं। और इसके अलावा पहाड़ी बोली जो है आप याद रखेंगे कुल्लुई भी पहाड़ी बोली है। और इसके अलावा जो है कुमाऊनी हो गया, कुल्लुई, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी ये जो है पहाड़ी बोलियां हो जाती हैं। और बुंदेली की बात करते हैं तो बुंदेली यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बुंदेली जो है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, ये जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी में आपकी बुंदेली हो जाती है। इसके अलावा जो है कन्नौजी हो जाती है, कन्नौजी, और ब्रज। इसके अलावा खड़ी बोली जिसको कौरवी भी बोलते हैं, और इसके अलावा बांगरू जिसको हरियाणवी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है पश्चिमी हिंदी की बोलियां हो जाती हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुंदेली। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है
परीक्षा के दिनों में छात्र दिन रात पढ़ते हैं। इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो अगर हम बात करते हैं क्रिया विशेषण की, क्रिया विशेषण ये जो है किसी क्रिया की विशेषता बतलाते हैं या विशेषण की, या कभी कभी क्रिया विशेषण की, क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाते हैं, तो वह शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि सीता सुंदर लड़की है, सीता सुंदर लड़की है, तो यहाँ पे सीता सुंदर, सुंदर जो है क्या हो जाएगा? यहाँ पे विशेषण होगा या क्रिया विशेषण? तो सुंदर यहाँ पे विशेषता बतला रहा है सीता की। सीता क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा या सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बतलाते हैं वो तो विशेषण होते हैं, तो ये यहाँ पे विशेषण है। सीता यहाँ, सीता सुंदर लड़की है, सुंदर यहाँ पे विशेषण है। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ सीता सुंदर लिखती है, तो यहाँ पे जो है सीता सुंदर लिखती है, ये लिखने की विशेषता बतला रहे हैं, कैसा लिखती है? सुंदर लिखती है। तो क्रिया हो गया, लिखती है क्रिया हो जाएगा, और उसकी विशेषता बतला रहे हैं सुंदर, तो यहाँ पे सुंदर क्या होगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। और इसके 4 भेद होते हैं, यहाँ पे चारों भेद दिए गए हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो है जो क्रिया के परिमाण का बोध कराते हैं, जैसे कि इसमें बहुत या काफ़ी या थोड़ा सा या कुछ या केवल, ये सब आ जाएंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में। कालवाचक तो किसी क्रिया के होने के समय का बोध कराते हैं, कालवाचक हो जाएंगे, जैसे कि कल या आज या शाम या कभी कभी या दिन भर या दिन रात, ये सब जो है कालवाचक में हो जाएंगे। रीतिवाचक, रीति मतलब तरीका, किसी काम के करने के तरीके का बोध कराते हैं, वो होते हैं रीतिवाचक, जैसे कि धीरे धीरे या जल्दी से या सावधानी से या आराम से, ये सब जो है हो जाएंगे रीतिवाचक के अंतर्गत। और स्थानवाचक तो किसी क्रिया के होने के स्थान का जो बोध कराएंगे वो हो जाएंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जैसे कि यहाँ या वहाँ या जो है इधर उधर या ऊपर या नीचे, ये सब जो है स्थानवाचक में आ जाएंगे। तो यहाँ पे दिन रात, ये जो है किसका बोध करा रहा है? समय का, तो कालवाचक विशेषण में आ जाएगा। परीक्षा के दिनों में छात्र दिन रात पढ़ते हैं, ये कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, दिया गया है त्रिपुरारी का सही संधिविच्छेद क्या है? त्रिपुरारी का सही संधिविच्छेद क्या होगा? त्रिपुर धन अरी या त्रिपुर धन रारी या त्रिपुरा धन री या त्रिपुरा धन आरी। तो त्रिपुरारी का हो जाएगा त्रिपुर धन अरी, त्रिपुर धन अरी, त्रिपुर धन अरी। यहाँ पे जो है कौन सी संधि होगी? तो इधर जो है छोटा आ है यहाँ पे रा के साथ, और यहाँ पे आ है, तो यहाँ पे जो है आ और आ मिलकर के बन रहा है बड़ा आ। कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि यहाँ पे हो जाएगी त्रिपुरारी में। त्रिपुरारी किसको कहते हैं? शिव जी को। और यहाँ पे अगर समास पूछा जाए कौन सा होगा, तो बहुब्रीहि समास होगा, क्योंकि यहाँ पे एक अलग अर्थ यहाँ पे प्रकट हो रहा है, तो त्रिपुरारी में बहुब्रीहि समास हो जाएगा और संधि त्रिपुर धन अरी हो जाएगी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, अध्यापिका नृत्य सिखाएंगी, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो अध्यापिका नृत्य सिखाएंगी, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सामान्य भविष्यत या सामान्य वर्तमान या अपूर्ण वर्तमान या सामान्य भूत। तो यहाँ पे सामान्य भविष्यत हो जाएगा। भविष्य काल की बात करते हैं तो इसके कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। एक तो सामान्य भविष्यत हो जाएगा, जिसमें जो है सामान्य रूप से कोई भविष्य में होने वाली घटना के बारे में बात की जाती है, जैसे कि अध्यापिका नृत्य सिखाएंगी या जो है राम स्कूल जाएगा, ये सामान्य भविष्यत में हो जाएगा। और दूसरा हो जाता है संभाव्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत, तो इसमें जो है भविष्य में किसी काम के होने की संभावना होती है, जहाँ पे जैसे कि शायद राम आज घर आए या शायद आज मेहमान घर आए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? संभवतः जहाँ पे या शायद जहाँ पे होगा वहाँ पे संभाव्य भविष्यत हो जाएगा। और इसके अलावा हेतु हेतु मद होता है, हेतु हेतु मद भविष्यत। तो हेतु हेतु मद भविष्यत में क्या होता है? तो इसमें जो है कोई शर्त दी होती है भविष्य के लिए कि अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, जैसे कि यदि तुम पढ़ोगे तो सफल हो जाओगे, तो इसमें जो है हेतु हेतु मद हो जाएगा। तो ये 3 भेद होते हैं भविष्यत काल के। तो फिलहाल यहाँ पे सामान्य भविष्यत हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिए गए हैं निम्नलिखित में से कौन सा हनुमान का पर्यायवाची नहीं है? हनुमान का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? महावीर, आग्नेय, हरीश, मारुत। तो महावीर, हरीश और मारुति, ये जो है ये तीनों हनुमान जी के पर्यायवाची हो जाएंगे। और आग्नेय, तो आग्नेय मतलब होता है अग्नि संबंधी,
तो ये जो है इसका राइट आंसर रहेगा, ये हनुमान का पर्यायवाची नहीं है। बाकी महावीर, हरीश, मारुति और इसके अलावा जो है पवन सुत, मारुति नंदन और इसके अलावा आंजनेय या अंजनी पुत्र और इसके अलावा कपीस हो जाएगा, केसरी नंदन हो जाएगा। तो ये सब जो है हनुमान जी के पर्यायवाची हो जाते हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिया गया है चांद का मुंह टेढ़ा है, किसकी रचना है? चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है बताना है। महादेवी वर्मा या मुक्तिबोध या गे या निराला। तो चांद का मुंह टेढ़ा है ये रचना हो जाती है मुक्तिबोध की। इनका पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव, और मुक्तिबोध इनका हो जाएगा टाइटल। और इसके अलावा महादेवी वर्मा की रचनाएं आप याद रखेंगे, नीरजा, इनकी जो है प्रमुख रचनाओं में नीरजा हो जाती है, नीरजा, और इसके अलावा जो है इनकी हो जाती है रश्मि। और अगर हम आगे की बात करते हैं तो इनकी जो है रचना आप याद रख सकते हैं, शेखर एक जीवनी, और इसके अलावा जो है नदी के द्वीप, और निराला की याद रखेंगे आप जो है अनामिका हो जाएगा, और इसके अलावा कुकुरमुत्ता। तो फिलहाल यहाँ पे जो है चांद का मुंह टेढ़ा है ये मुक्तिबोध की रचना हो जाएगी, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्युक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अत्युक्त में कौन सा उपसर्ग है? अत्यु या अति या उक्ति या वित्त। तो यहाँ पे अत्युक्त में जो है अति और उक्ति से मिलकर के बना है, अति धन उक्ति होता है अत्युक्ति। तो यहाँ पे अति उपसर्ग है। यहाँ पे जो है कौन सी संधि है? तो यण संधि हो जाती है। अगर संधि पूछ लिया जाए तो यण संधि होगी। तो यहाँ पे जो है अति उपसर्ग हो जाएगा। और इसके अलावा अति उपसर्ग से बनने वाले शब्द कौन से हो जाएंगे? तो अति और अंत से मिलकर के बनता है अत्यंत हो जाएगा, अत्यंत, और इसके अलावा अत्यल्प। तो अत्यंत में भी जो है यण संधि हो जाएगी, अत्यल्प में भी हो जाएगी। और इसके अलावा अतीन्द्रिय, अतिधन इंद्रिय से मिलकर के बनता है अतीन्द्रिय, यहाँ पे दीर्घ संधि होगी। और इसके अलावा अतीत, तो अतिधन इत से मिलकर के बनता है अतीत, यहाँ भी दीर्घ संधि हो जाएगी। तो ये भी जो है इन दोनों में भी अति उपसर्ग है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, ये है कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो। वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो क्रिया विशेषण के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। इसके 4 भेद होते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक। तो यहाँ पे थोड़ी सी मदद करो, तो थोड़ी सी जो है मात्रा का बोध करा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे परिमाणवाचक हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण यहाँ पे हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिया गया है आई तो रोजी नहीं तो रोजा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? दिया गया है धोखा देना यहाँ पे नहीं होगा। धोखा देना के लिए जो है मुहावरा हो सकता है चूना लगाना। किसी से कोई वास्ता न रखना, तो इसके लिए जो है क्या हो सकता है उद्धव का लेना ना माधव का देना। कमाया तो खाया नहीं तो भूखे, तो यही जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई तो रोजी नहीं तो रोजा, यानी कि कमाया तो खाया नहीं तो भूखे। और बाकी अन्याय करना, इसके लिए जो है हो सकता है अंधेर करना। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, कमाया तो खाया नहीं तो भूखे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिया गया है सोद्देश्य का सही संविच्छेद कौन सा है? सोद्देश्य, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? शोधन देश या शोधन देश या शोध धन देश या साधन उद्देश्य। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है, साधन उद्देश्य। साधन उद्देश्य यहाँ पे संधि कौन सी है? तो यहाँ पे जो है गुण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि यहाँ पे हो जाएगी। और इसका रूल क्या है? तो जब छोटा आ हो या बड़ा आ, इसका मेल अगर होता है छोटी ई या बड़ी ई से, या छोटा ऊ या बड़ा ऊ से होगा, या इसके अलावा री से होगा। तो अगर ई या ई से होगा तो हो जाएगा ए, अगर आ का मेल होगा ऊ या ऊ से तो क्या बनेगा? ओ बनेगा, और री से होगा तो क्या बनेगा?
अर बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे जो है आप देखेंगे साधन उद्देश्य, इधर क्या है आ है और इधर क्या है ओ, और आ और ओ मिलकर के क्या बनता है ओ बनता है। तो यहाँ पे सो उद्देश्य हो जाता है, साधन उद्देश्य क्या हो जाता है सो उद्देश्य। या जो है इसी तरह हम ले सकते हैं जैसे कि स्वा धन इच्छा, तो यहाँ पे आ है वा में और यहाँ पे जो है ई है, आ यहाँ छोटा आ है और यहाँ पे जो है ई है, आ और ई मिलकर के क्या बनेगा ए, तो स्वाधन इच्छा क्या बन जाएगा स्वेच्छा। और यहाँ पे गुण संधि होगी, इसमें जो है कन्फ्यूजन हो सकता है किसका, यड़ संधि का, क्योंकि यड़ संधि में क्या होता है या वा के पहले जो है आधा अक्षर आता है, तो यहाँ पे जो है ध्यान रखिएगा गुण संधि होगी ना कि यड़ संधि। और इसी तरह से जो है आपका हो जाता है जैसे कि महाधन ऋषि, महाधन ऋषि, तो यहाँ पे जो है बड़ा आ है और यहाँ पे री, तो बड़ा आ और री का मेल होगा तो क्या बनेगा आर, तो महाधन ऋषि क्या बन जाएगा महर्षि। या सप्तधन ऋषि क्या बन जाता है सप्तर्षि, सप्तधन ऋषि, तो इधर छोटा आ है और इधर री क्या बन जाता है सप्तर्षि। तो यहाँ पे फिलहाल डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, साधन उद्देश्य क्या होता है सोद्देश्य। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। नीलिमा में प्रत्यय आपको बताना है लिमा या इमा या मा या नीली। तो दोस्तों नीलिमा शब्द में हो जाएगा इमा, इमा प्रत्यय हो जाएगा, प्रत्यय जो कि बाद में लगता है तो इमा प्रत्यय यहाँ पे हो जाएगा। और इमा प्रत्यय से बनने वाले शब्द कौन से हो जाएंगे लालिमा, लालिमा हो जाएगा, गरिमा हो जाएगा, और इसके अलावा पूर्णिमा, पूर्णिमा या महिमा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है दुर्दांत का विलोम क्या होगा। दुर्दांत का विलोम निर्दोष, निर्दोष का विलोम क्या होता है दोषी। और सज्जन का क्या होता है, सज्जन का विलोम हो जाएगा दुर्जन या दुष्ट। नम्र का विलोम क्या होता है, नम्र का विलोम होता है दृष्ट, नम्र का दृष्ट हो जाएगा। शांत हो जाएगा दुर्दांत का, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा शांत। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है यह है अर्थ पर होना मुहावरे का अर्थ क्या है। क्रोधित होना या अपने को बहुत बड़ा समझना या प्यार करना या उद्देश्य की सिद्धि। तो क्रोधित होना के लिए जो है आग बबूला हो जाएगा, अपने को बहुत बड़ा समझना, अपने को बहुत बड़ा समझना, तो यही ऑप्शन भी यहाँ पे राइट आंसर आएगा अपने को बहुत बड़ा समझना। अर्थ पर होना, प्यार करना तो ये तो होगा नहीं, उद्देश्य की सिद्धि तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है अपने को बहुत बड़ा समझना। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है कच्ची गोली खेलना इस लोकोक्ति का अर्थ है। कच्ची गोली खेलना, हालांकि ये लोकोक्ति नहीं मुहावरा होना चाहिए, यहाँ पे जहाँ पे लास्ट में क्रिया आती है वहाँ पे ज़्यादातर मुहावरा होता है। कच्ची गोली खेलना मुहावरा है, मुहावरे का अर्थ क्या होगा तमाशा करना। तो तमाशा से याद आएगा घर फोक तमाशा देखना, घर फोक तमाशा देखना जिसका अर्थ होता है झूठी शान के लिए पैसे बर्बाद करना। और यहाँ पे ये तो होगा नहीं, असंभव कार्य करना, तो इसके लिए जो है क्या हो सकता है, इसके लिए हथेली पर सरसों उगाना। अनुभवहीन होना, कच्ची गोली खेलना यानी कि अनुभवहीन होना, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है। लाटानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास या छेखानुप्रास। तो अगर हम बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की तो इसके 5 भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार में आपको पता है कि जहाँ पे एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है, और इसके 5 भेद यहाँ पे होते हैं। लाटानुप्रास, लाटानुप्रास में क्या होता है, इसमें जो है एक शब्द की आवृत्ति होती है, एक शब्द जो है 2 बार आता है लेकिन अर्थ उसका वही होता है। जैसे कि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। तो यहाँ पे पूत जो है 2 बार आया लेकिन दोनों का अर्थ जो है पुत्र ही है। तो का धन संचय, ये चारों शब्द भी 2 बार आए हैं लेकिन सबका अर्थ वही है। तो जब अर्थ सेम हो, शब्द 2 बार आए लेकिन अर्थ उनका दोनों बार वही हो, तो वहाँ पे होता है लाटानुप्रास।
अगर अलग अलग अर्थ होता है तब तो यमक अलंकार हो जाता है, लेकिन अगर वही अर्थ हो तो लाटानुप्रास हो जाएगा। वृत्यानुप्रास में क्या होता है, तो इसमें जो है वृत्यानुप्रास में एक वर्ण की आवृत्ति होती है बार बार, जैसे कि रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रा जो है बार बार आ रहा है, रा जो वर्ण है इसकी आवृत्ति बार बार हो रही, तो इसलिए यहाँ पे वृत्तानुप्रास हो जाएगा। श्रुत्यानुप्रास में क्या होता है, इसमें एक ही वर्ग के वर्ण बार बार आते हैं, जैसे कि दिनांत था, दिनांत था, दीनानाथ डूबते, दीनानाथ डूबते, और आगे भी लाइन है। तो यहाँ पे जो है एक ही वर्ग के, यहाँ पे आप देखेंगे दिनांत, तो ये सभी ता वर्ग के हैं, दा भी और ता, ना भी और ता भी, तो ये ता वर्ग के तीनों हो जाएंगे। दिनांत था, ये भी ता वर्ग का है। दीनानाथ, यहाँ पे दा ना था, ये भी ता वर्ग का है। और यहाँ पे डा और बा ये तो अलग हो जाएंगे, लेकिन ता फिर से जो है ता वर्ग का हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ही वर्ग ता वर्ग के जो है व्यंजन बार बार आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे श्रुत्यानुप्रास हो जाएगा। छेका अनुप्रास में क्या होता है, तो छेका अनुप्रास में एक वर्ण दो बार आता है, जैसे कि अति आनंद मगन महतारी, अति आनंद मगन महतारी, तो इसमें एक वर्ण की आवृत्ति होती है, वहाँ पे होता है छेका अनुप्रास। अति आनंद मगन यहाँ पे महतारी लिखा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे माँ दो बार आया है, और यहाँ पे अति और आनंद में आ भी दोनों मिलते जुलते से हैं, तो अति आनंद मगन महतारी यहाँ पे छेका अनुप्रास हो जाएगा। और यही जो है इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया गया जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो। एक बार आवृत्ति मतलब दो बार आया हो, आवृत्ति मतलब कोई चीज़ दो बार आया हो, तो एक बार आवृत्ति मतलब दो बार आया हो, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, छेका अनुप्रास हो जाएगा। और इसके अलावा एक कौन सा बच गया है, तो यहाँ पे लाटा अनुप्रास हो गया, वृत्या श्रुत्या और छेका अनुप्रास, और इसके अलावा जो है एक हो जाएगा अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास में क्या होता है, इसमें अंतिम वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, जैसे कि कहत नटत रीजत खिजत, कहत नटत रीजत खिजत, रीजत खिजत, हंसत लजियात। तो यहाँ पे आप देखेंगे ता जो है अंतिम वर्ण जो है बार बार आ रहा है, कहत नटत रीजत खिजत, तो ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पे अंत्यानुप्रास हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी छेका अनुप्रास। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, दिया गया है हे राम मेरी रक्षा करो, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो कारक बताना है। अपादान कारक में विभक्ति क्या होती है, से जो है अलग होने या दूर जाने के संबंध में अगर से आता है तो वहाँ पे जो है अपादान कारक होता है, जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी कि पत्ते पेड़ से दूर जा रहे हैं या अलग हो रहे हैं, तो अपादान कारक हो जाएगा। संप्रदान कारक की विभक्ति क्या होती है, के लिए या को, और को जो है देने के संबंध में, देने के अर्थ में जब आता है को, तो वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। अधिकरण कारक की विभक्ति क्या होती है, में या पर, और संबोधन कारक की जो है इसमें हे या अहो या अरे, ये सब जो है आएंगे संबोधन कारक में। तो यहाँ पे हे राम, जहाँ पे संबोधित किया जाएगा वहाँ पे जो है संबोधन कारक हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिया गया है जिस वस्त्र को पहना नहीं गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, अपरिणीत। अपरिणीत, तो अपरिणीत किसको कहते हैं, जो परिणय सूत्र में ना बंधा हो, जो परिणय सूत्र में ना बंधा हो, यानी जिसकी शादी ना हुई हो, जो परिणय सूत्र में ना बंधा हो यानी जिसका विवाह ना हुआ हो। और अपहत, अपहत इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिस वस्त्र को पहना नहीं गया हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अपहत। बाकी अनमेष मतलब क्या होता है, अनमेष मतलब बिना बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए, या इसको अपलक भी कह सकते हैं। और अप्रशस्त, अप्रशस्त मतलब जिसके अंदर प्रशंसा करने की योग्यता ना हो, जिसमें प्रशंसा करने की योग्यता ना हो उसको कहते हैं अप्रशस्त, जिसमें प्रशंसा करने की योग्यता ना हो, योग्यता ना हो। तो फिलहाल यहाँ पे अपहत इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दिया गया है इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, ज्योत्सना, ज्योत्सना और ज्योतिष्णा या ज्योत्सना। तो ज्योत्सना यहाँ पे कौन सा सही होगा, ज्योत्सना को आप ऐसे लिखेंगे आधता और फिर सा भी आधा ही होता है ज्योत्सना, तो या तो इस तरह से लिखा दिख जाएगा या यहाँ पे इस फॉन्ट में लिख जाएगा।
तो ये जो है ज्योत्सना सही हो जाएगा, सही वर्तनी, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे बताइए महंगा, क्या ये यहाँ पे सही लिखा है? और इसके अलावा व्यक्तिक, व्यक्तिक और राजनैतिक, राजनैतिक, और इसके अलावा निःशुल्क, निःशुल्क, और इसके अलावा उज्ज्वल। तो यहाँ पे जो है कि ये जो महंगा लिखा है ये यहाँ पे अशुद्ध है। महंगा जो है इसकी सही वर्तनी होगी, यहाँ पे चंद्र बिंदु होगा हा के ऊपर, ये जो है गलत हो जाएगा। महंगा यहाँ पे ये सही है। व्यक्तिक नहीं होता, क्या होता है? वैयक्तिक, एक प्रत्यय लगेगा तो यहाँ पे वृद्धि हो जाएगी, तो ये जो है गलत हो जाएगा, वैयक्तिक होगा, वैयक्तिक। और इसके अलावा राजनैतिक नहीं होता है, राजनीतिक, राजनीतिक होता है। निःशुल्क, निःशुल्क भी यहाँ पे गलत है, निःशुल्क में जो है यहाँ पे विसर्ग लगेगा। और इसके अलावा उज्ज्वल, उज्ज्वल जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है, यहाँ पे दोनों जा आधे होते हैं, तो उज्ज्वल यहाँ पे सही है। तो फिलहाल यहाँ पे ज्योत्सना ये वाला सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें कौन सा अलंकार है? तो जहाँ पे भी आपको सरिस दिख जाए या सा दिख जाए या सम या जो है सदृश या समान, ये सब शब्द जहाँ पे आपको दिख जाएंगे वहाँ पे जो है क्या होता है? उपमा अलंकार, उपमा अलंकार हो जाएगा। पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें क्या होता है? तो इसमें जो है उपमेय की तुलना की जाती है उपमान से। उपमेय की तुलना किससे की जाती है? उपमान से तुलना की जाती है, वहाँ पे होता है उपमा अलंकार। जैसे कि पीपर पात सरिस मन डोला, मन की तुलना की जा रही है पीपल के पत्ते से, तो पीपर पात क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। और मन जो है क्या हो जाएगा? उपमेय। जिसकी तुलना की जाती है वो होता है उपमेय, और जिससे तुलना की जाती है वो होता है उपमान। तो पीपर पात यहाँ पे उपमान है और मन जो है उपमेय। सरिस क्या हो जाएगा? सरिस होगा वाचक शब्द, वाचक शब्द। तो यहाँ पे जो है उपमा अलंकार फिलहाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है आंख के अंधे नाम नयन सुख, लोकोक्ति का अर्थ होगा। ये है जिम्मेदार व्यक्ति होना, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी है गुण के विपरीत नाम, तो यही इसका राइट आंसर होगा, गुण के विपरीत नाम। तो आंख के अंधे, आंख से अगर कोई अंधा है लेकिन उसका नाम विपरीत रख दिया गया, गुणों के विपरीत, नयन सुख, तो गुण के विपरीत जब नाम होगा तो उसके लिए जो है लोकोक्ति हो जाएगी, आंख के अंधे नाम नयन सुख। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द चमक का पर्यायवाची नहीं है? देखिए प्रभा, द्युति, द्युति को ऐसे भी लिख सकते हैं, और मलय और दीप्ति। तो यहाँ पे जो है प्रभा, द्युति और दीप्ति, ये सब चमक के पर्यायवाची हैं। और इसके अलावा चमक के पर्यायवाची हो सकते हैं ज्योति, और इसके अलावा आभा और कांति। तो ये सब जो है चमक के पर्यायवाची हो जाएंगे। मलय जो है यहाँ पे चंदन का पर्यायवाची हो जाएगा, तो यही जो है इसका राइट आंसर होगा। मलय जो है किसका पर्यायवाची है? चंदन का। और इसके अलावा चंदन के पर्यायवाची आप याद रखेंगे दिव्यगंध, दिव्यगंध, इसके अलावा हरिगंध, हरिगंध, और इसके अलावा दारुसार, दारुसार। तो ये सब जो है मलय के पर्यायवाची हो जाएंगे चंदन के। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है लता गीत गा रही थी, इनमें से किस काल का उदाहरण है? पूर्णभूत, यहाँ पे पूर्व नहीं, पूर्णभूत होगा, पूर्णभूत का, या संदिग्ध भूत, या सामान्य भूत, या अपूर्णभूत। तो अगर हम भूतकाल की बात करते हैं तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पूर्णभूत, जिसमें जो है भूतकाल में किसी कार्य के पूरा हो चुके होने का बोध होता है, जैसे कि राम ने निबंध लिखा था, तो निबंध लिखने का कार्य पूरा हो गया था भूतकाल में, इसलिए यहाँ पे पूर्णभूत हो जाएगा। संदिग्ध भूत में संदेह रहता है कि भूतकाल में कोई काम पूरा हुआ था या नहीं हुआ था, जैसे कि राम ने निबंध लिख लिया होगा, राम ने निबंध लिख लिया होगा, तो इस यहाँ पे जो है कंफर्म नहीं है कि लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा, तो यहाँ पे संदिग्ध भूत हो जाएगा। सामान्य भूत में क्या होता है? सामान्य तौर पे कोई घटना भूतकाल में घटी होती है तो उसको कहते हैं सामान्य भूत, जैसे कि राम ने पत्र लिखा या राम स्कूल जाता था, तो यहाँ पे सामान्य भूत हो जाएगा। जहाँ पे ता था, ती थी, ये सब शब्द आएंगे, या फिर जो है आया गया, इस तरह के जो है शब्द होंगे, तो वहाँ पे सामान्य भूत हो जाएगा। अपूर्ण भूत, तो भूतकाल में कोई काम हो रहा था लेकिन वो पूरा नहीं हुआ था, जैसे कि
लता गीत गा रही थी, तो यहाँ पे जो है गा रही थी, अभी गाने का काम पूरा नहीं हुआ था, तो यहाँ पे अपूर्ण भूत हो जाएगा और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें ज़्यादातर रहा था, रही थी, ये सब शब्द आते हैं। और इसके अलावा दो बच जाएंगे, कौन से? एक होता है आसन्न भूत। आसन्न भूत, इसमें जो है काम भूतकाल में अभी अभी पूरा होने का बोध होता है। जैसे कि राम ने पत्र लिखा है, यानी कि अभी अभी लिख करके ख़त्म किया है। या राम घर आ गया है, तो यहाँ पे अभी अभी आ गया है होने का बोध होता है, तो इसलिए यहाँ पे आसन्न भूत हो जाता है। भूतकाल में जब कोई घटना अभी तुरंत घटी हो तो वहाँ पे जो है आसन्न भूत हो जाता है। और इसके अलावा एक जो है आखिरी बच जाएगा, हेतु हेतु मद। हेतु हेतु मद भूत, तो इसमें जो है कोई शर्त दी होती है भूतकाल में, कोई घटना होनी होती है लेकिन किसी कारणवश ना हो पाए। जैसे कि यदि लता ने गाना गाया होता तो सभी लोग उसकी तारीफ करती, तो भूतकाल में जो है उसको गाना गाना था लेकिन गाया नहीं, और इसलिए उसकी तारीफ भी नहीं हुई। कोई घटना होनी थी भूतकाल में लेकिन किसी कारण से नहीं हो पाई, तो यदि लता ने गीत गाया होता तो सभी लोग उसकी तारीफ करते। तो इस तरह के जो है वो हो जाते हैं हेतु हेतु मद भूत में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फिलहाल अपूर्ण भूत इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा केंद्र में कौन सा समास है? परीक्षा केंद्र, इसका समास विग्रह क्या होगा? परीक्षा के लिए केंद्र, परीक्षा के लिए केंद्र। तो जहाँ पे समास विग्रह करने पे कारक की विभक्ति आ जाती है वहाँ पे होता है तत्पुरुष समास। तो यहाँ पे के लिए कारक की विभक्ति आ गई तो यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। लेकिन कौन सा तत्पुरुष होगा? अपादान या अधिकरण या संप्रदान या कर्म तत्पुरुष। तो जिस कारक की विभक्ति आएगी वही तत्पुरुष हो जाएगा। के लिए ये जो है संप्रदान कारक की विभक्ति होती है, तो यहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन सी संप्रदान तत्पुरुष। और इसके अलावा बताइए राम राज्य में कौन सा तत्पुरुष होगा? राम राज्य, तो इसका समास विग्रह होगा राम का राज्य। तो यहाँ पे जो है संबंध कारक, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा क्योंकि का जो है संबंध कारक की विभक्ति होती है। और इसी तरह जो है सर्वोत्तम, सर्वोत्तम में जो है कौन सा तत्पुरुष होगा? तो सर्वोत्तम मतलब सबों में उत्तम, सब में उत्तम। तो में जो है अधिकरण कारक, तो यहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष यहाँ पे हो जाएगा। धनहीन, तो धन से हीन, यहाँ पे से आया लेकिन धन से हीन यानी धन उससे दूर है, और से जो यहाँ पे आ रहा है वो जो है अपादान। अगर दूर होने या अलग होने के संबंध में से आता है तो वहाँ पे अपादान कारक होता है, तो यहाँ पे अपादान तत्पुरुष हो जाएगा धनहीन में। और इसके अलावा शोकाकुल, तो शोकाकुल का समास विग्रह होगा शोक से आकुल। तो यहाँ पे से जो आया है ये दूर होने के संबंध में या अलग होने के संबंध में नहीं हो रहा है। शोकाकुल में शोक से आकुल, यानी शोक उसके पास है इसीलिए शोक से आकुल है वो। तो यहाँ पे जो है से आएगा लेकिन जो है ये करण कारक की व्यक्ति के रूप में आएगा, इसलिए यहाँ पे करण तत्पुरुष हो जाएगा। और गगनचुंबी, गगनचुंबी, तो इसका समास विग्रह क्या होगा? गगन को चूमने वाला। तो को अगर आएगा तो यहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा, तो यहाँ पे कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। गगनचुंबी में कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे परीक्षा केंद्र में कौन सा हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पहली पुस्तक वापस करो में पहली कौन सा विशेषण है? तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? गणनावाचक या क्रमवाचक या आवृत्तिवाचक या गुणवाचक विशेषण। तो विशेषण मैंने आपको बताया था 4 भेद होते हैं। एक तो आपका हो जाता है परिमाणवाचक, और दूसरा संख्यावाचक, और गुणवाचक, और सार्वनामिक विशेषण। तो अगर हम बात करें संख्यावाचक की, तो संख्यावाचक में अनिश्चित संख्यावाचक और निश्चित संख्यावाचक इसके भेद होते हैं। और निश्चित संख्यावाचक में भी कई भेद होते हैं। निश्चित संख्यावाचक में जो है कई भेद होते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहले होता है पूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक, तो पूर्णांक बोधक में जो है आपका जैसे 1 या 2 पूर्णांक आते हैं, 1, 2 या 3 इस तरह से। और इसके अलावा जो है अपूर्णांक बोधक होता है। अपूर्णांक बोधक में जैसे कि आधा या 1.5 या 2.5 इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, या 1.25। और इसके अलावा जो है फिर आता है क्रम बोधक। क्रम बोधक, तो क्रम बोधक में जो है हो जाएगा जैसे पहला या दूसरा या तीसरा इस तरह से। तो यहाँ पे पहली पुस्तक ये जो है क्रम बोधक या क्रमवाचक, क्रमवाचक विशेषण या क्रम बोधक विशेषण में आ जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो समूहवाचक हो जाता है, समूह बोधक या समूहवाचक।
समूहवाचक में जैसे कि दोनों या तीनों या चारों इस तरह से आ जाएंगे। और इसके अलावा जो है आवृत्तिवाचक में जो है कौन से आ जाएंगे, जैसे कि दुगना या तिगुना या चौगुना, ये सब आ जाएंगे। और फिर जो है लास्ट हो जाता है प्रत्येकवाचक में जैसे कि एक एक या हर एक या दो दो या चार चार, तो इस तरह के जो होंगे वो प्रत्येकवाचक में आ जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे पहली पुस्तक वापस करो, पहली जो है क्रमवाचक विशेषण में आ जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इनमें से देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक हैं। देहाती दुनिया ये उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? महादेवी वर्मा। तो इनकी जो है रचना जो है यामा याद रखेंगे, शिव पूजन सहाय दिया गया है, तो यही जो इसका राइट आंसर आएगा। देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है? शिव पूजन सहाय। और इसके अलावा रेणु कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। इनकी जो है रचना आप याद रखेंगे मैला आंचल हो जाएगी। इसके अलावा जो है कलंक मुक्ति। और प्रेमचंद की आप याद रखेंगे, प्रेमचंद की जो है गोदान हो जाएगा, सेवा सदन, गबन। और इसके अलावा जो है कर्मभूमि और रंगभूमि और निर्मला, ये जो है प्रमुख हो जाती हैं प्रेमचंद जी की। तो फिलहाल यहाँ पे शिव पूजन सहाय इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जितेंद्रिय का संधि विच्छेद होगा। ये है जितेन धन द्रिय नहीं होगा, जित धन इंद्रित ये भी नहीं होगा, जित धन इंद्रिय। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, जित धन इंद्रिय। और यहाँ पे कौन सी संधि होगी? गुण संधि यहाँ पे हो जाएगी। गुण संधि मैंने आपको बताया था, छोटा आ या बड़ा आ का मेल होगा किससे? या तो छोटी ई या बड़ी ई से मेल होगा, तो क्या बनेगा? ए बनेगा। और यह जो है इसका मेल होगा छोटा ऊ या बड़ा ऊ से मेल होगा, तो बनेगा ओ। और री से मेल होगा तो क्या बनेगा? अर। तो यहाँ पे आप देखेंगे छोटा आ है इधर और ई, आ और ई मिलकर के क्या बन जाएगा? ए बनेगा। तो जितेंद्रिय यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, छप्पय किन दो छंदों का मिश्रण है? तो छप्पय किन दो छंदों का मिश्रण है बताना है। कुंडलिया और दोहा, रोला और उल्लाला, दोहा और रोला, सोठा और दोहा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, रोला और उल्लाला। इसको आसानी से याद रख सकते हैं, पानी में चलते हैं तो छप छप की आवाज़ आती है, छप्पय। तो पानी से याद रखेंगे आरो, आर से हो जाएगा रोला और ओ से उल्लाला। ठीक है, तो रोला और उल्लाला का मिश्रण होता है छप्पय। इसी तरह कुंडलिया होता है, कुंडलिया जो छंद है वो किसका मिश्रण होता है? तो कुंडलिया ये जो है मिश्रण होता है दोहा और रोला का, तो इसको भी आसानी से याद रख सकते हैं। किसी ने कुंडल पहन रखा है और उसको कोई छीन करके भागे तो कान में क्या हो जाएगी? चोट लग जाएगी। चोट लगेगी तो आप जाएंगे डॉक्टर के पास। तो डी से हो जाएगा दोहा और आर से हो जाएगा रोला। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे रोला और उल्लाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, दिया गया है अंबर और अंबार युग्म का सही अर्थ है। तो अंबर मतलब क्या होता है? अंबर मतलब होता है आकाश या वस्त्र भी होता है। अंबर मतलब वस्त्र भी होता है और आकाश भी होता है। तो यहाँ पे अमर दिया गया है तो ये तो ऑप्शन गया, वस्त्र हो सकता है, आकाश हो सकता है और कपड़ा, वस्त्र और कपड़ा एक ही चीज़ है, तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन अंबार अगर बात करें तो अंबार का मतलब ढेर होता है और अंबार एक फल भी होता है। तो यहाँ पे जो है अंबर का मतलब वस्त्र तो होता है लेकिन अंबार मतलब अत्यधिक नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो गया। अंबार मतलब एक फल हो जाएगा और अंबर मतलब आकाश, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। अंबर मतलब क्या हो गया? आकाश, और अंबार मतलब एक फल। अंबार जो है एक फल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा जो है बताइए लक्ष्य और लक्ष्य, ये जो है समश्रुति भिन्नार्थक शब्द है, लक्ष्य और लक्ष्य। और इसके अलावा व्रण और वर्ण, इन दोनों का अर्थ क्या होगा? और वसन और इसके अलावा व्यसन। तो लक्ष्य मतलब क्या होता है? लक्ष्य मतलब होता है लाख,
और लक्ष्य मतलब क्या होता है, लक्ष्य मतलब उद्देश्य, उद्देश्य या निशाना भी हो सकता है, लक्ष्य मतलब उद्देश्य या निशाना। और वर्ण मतलब क्या होता है, वर्ण मतलब होता है घाव। और वर्ण मतलब क्या होता है, वर्ण मतलब रंग या वर्ण मतलब अक्षर भी होता है। वसन, वसन मतलब क्या होता है, कपड़ा। और व्यसन मतलब क्या होता है, व्यसन मतलब बुरी आदत। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ये है जो क्षीण ना हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। ये है अक्षय, तो अक्षय इसका राइट आंसर होगा। जो क्षीण ना हो सके उसको क्या बोलेंगे, अक्षय। अनिकेतो, अनिकेतो मतलब क्या होता है, जिसका कोई निश्चित सिद्धांत ना हो। अनिकेत मतलब जिसका कोई निश्चित सिद्धांत ना हो, कोई निश्चित सिद्धांत ना हो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अनिकेत। अनिकेत मतलब जिसका कोई निश्चित सिद्धांत ना हो। अनुश्रुत, अनुश्रुत मतलब जो पहले कभी सुना ना गया हो। और अमिट मतलब जिसको मिटाया ना जा सके। तो यहाँ पे जो है अक्षय इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, दिया गया है तरु और तर शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा। तो तरु मतलब क्या होता है, तरु मतलब होता है वृक्ष। और तर मतलब क्या होता है, गीला। तो तरु मतलब यहाँ रात दिया गया है, नहीं होगा। गर्मी दिया गया है, नहीं होगा। वृक्ष हो जाएगा। और गीला होता है तर मतलब। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा जो है बताइए, शाख और साख और शीत और शीत, और इसके अलावा जो है विपिन, विपिन और विपन्न। तो शाख मतलब क्या होता है, ये जो शाख है इसका मतलब होता है शाखा, जो वृक्ष की शाखा होती है। और ये वाला जो शाख है इसका मतलब होता है प्रतिष्ठा। और सित, ये जो सित है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब दुर्बल, दुर्बल या कमजोर। और शीत मतलब क्या होता है, ठंड। विपिन मतलब क्या होता है, जंगल, वन या जंगल। और विपन्न मतलब क्या होता है, गरीब। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, अब दिया गया है बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधनाना। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, यमक, विभावना, अतिशयोक्ति या अन्योक्ति। तो यहाँ पे हो जाएगा विभावना अलंकार। विभावना अलंकार में क्या होता है, विभावना अलंकार में जहाँ पे कारण के अभाव में कार्य का होना पाया जाए, बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए, वहाँ पे होता है विभावना अलंकार। जैसे कि बिनु पग चले यानी बिना पैर के चल रहे हैं, सुने बिनु काना बिना कान के सुन रहे हैं, और कर बिनु करम करे विधनाना, कर मतलब हाथ, बिना हाथ के सारे तरह के काम किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है बिना कारण के ही कार्य हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे विभावना अलंकार हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अर्धशासकीय पत्र में अधिकारी को संबोधित करने की शैली होती है। तो अर्धशासकीय पत्र ये सरकारी पत्र होते हैं, लेकिन ये कम औपचारिक होते हैं। जो शासकीय पत्र होते हैं वो पूरी तरह से औपचारिक पत्र होते हैं, यानी फॉर्मल होते हैं। लेकिन अर्धशासकीय पत्र ये कम फॉर्मल होते हैं, कम औपचारिक होते हैं। तो इसमें जो है दिया गया है सेवा में निदेशक, तो ये तो एकदम औपचारिक हो जाएगा। महोदय भी औपचारिक हो जाएगा। प्रिय श्री रमेश, ये जो है इसका राइट आंसर रहेगा। अर्धशासकीय पत्र में प्रिय लगाते हैं, फिर श्री, और जो भी नाम है जिसको संबोधित किया जा रहा है उसका नाम लिखते हैं, और इस तरह से संबोधित किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, अब दिया गया है, जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जा रहा हो तब उसे कहा जाता है। तो जब कोई सरकारी पत्र हो या कोई कार्यालय ज्ञापन हो या ज्ञापन हो, जब एक साथ अनेक परिस्थितियों यानी अनेक पाने वालों को भेजा जाता है तो उसको बोलते हैं परिपत्र। जब कई लोगों को भेजा जाएगा एक ही पत्र तो उसको क्या बोलते हैं, परिपत्र। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, अब दिया गया है, मुख्य बिजली के बल्बों के ऑर्डर के निरस्तीकरण की सूचना देते हुए किसे पत्र लिखेंगे, संभरक या बल्ब विभाग या उपलब्धता विभाग या अध्यक्ष। तो दोस्तों बल्ब विभाग ऐसा तो कोई विभाग होता भी नहीं है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा संभरक। संभरक मतलब क्या होता है, संभरक मतलब आपूर्तिकर्ता, आपूर्तिकर्ता, या इसको इंग्लिश में कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। तो बल्ब का जो ऑर्डर दिया गया होगा वो डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ दिया गया होगा,
तो निरस्तीकरण की सूचना के लिए पत्र भी उसी को लिखा जाएगा, संभरक को या आपूर्तिकर्ता यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला, और ये जो है आखिरी क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ये है सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र कहलाता है। तो जब कोई सरकारी पत्र कई लोगों को भेजा जाता है, कोई सरकारी पत्र या ज्ञापन हो वो कई लोगों को भेजा जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं? परिपत्र बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, परिपत्र। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और जो दोस्त नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लेंगे, ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।